नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नोन टू नोन पे। जैसा कि आप सब जानते हो, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज ही के न्यूज़पेपर में आया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2 दिन में आयोजित होने वाली है। आप लोग निश्चित रूप से जी जान से जुटे होंगे परीक्षा में, तो उसी को लेके आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर संडे को एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले भर्ती में, जो भी परीक्षा में आए हैं पुलिस में, उससे लेके अब देखिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन दिया है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यह धारा की चाल, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 68 किलोमीटर की 68 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसे आ गया। नाव और दूरी से संबंधित प्रश्न है। नाव हो सकता है, स्टीमर हो सकता है, कुछ भी हो। जब शांत जल में दिया हो, चाल दी होगी, और जो धारा है, धारा मतलब करंट, इंग्लिश में बोलें तो करंट, उसकी फ्लो की जो स्पीड होगी या चाल होगी वो दी गई होगी या पूछी गई होगी। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये ध्यान से समझना जरूरी है कि एक धारा की दिशा में, जिधर को नदी का बहाव है, जिधर की तरफ पानी बह रहा है, जब उस तरफ आप जाओगे तो चाहे नाव हो, चाहे स्टीमर हो, कुछ भी हो, या आप ही तैर रहे हो, स्विमर हो, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो नदी की दिशा को बोलते हैं अनुप्रवाह। जिधर बह रही है, जिधर प्रवाह है, उसकी दिशा में अगर जा रहे हो, और जब विपरीत दिशा में जा रहे हो, धारा की विपरीत दिशा में आते हैं, तो पूछा जा सकता है। तो इसकी जो चाल है, नाव की चाल शांत जल में कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धारा की चाल होती है, करंट की स्पीड होती है, उसको हम प्लस कर देते हैं। कब? जब हम धारा की दिशा में कोई चीज़ कवर कर रहे हैं या डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दूरी कवर कर रहे हैं, तो ये हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल हो गई। अब पूछा गया समय कितना लगेगा, दूरी कितनी दी गई है, 68 किलोमीटर। जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 68/17 इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 4। और इस समय क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी थी, दूरी किलोमीटर में दी है, तो सीधी सी बात है, ये 4 घंटे समय लग गया। बस आपको क्या ध्यान रखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो आप जानते ही हो। धारा की दिशा में जा रहा है या धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में इसमें बताया जा रहा, तो धारा की दिशा जो शांत जल में स्पीड है उसमें जोड़ देते हैं। अगर विपरीत दिशा में होता तो ये 13 था और ये 4 था, इनको हम माइनस करते, डिस्टेंस हमारी वही रहती है जिट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड को जोड़ना है धारा की,
अपोजिट में आ रहे हैं तो माइनस करना है, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। बाद बाकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो समय आ जाएगा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। एक क्वेश्चन ये था। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष बड़ा है। दो वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अब इसमें किसी की आयु आपसे पूछी जा सकती है, तो पुत्र की या पिता की, किसी की आयु आपसे पूछी जाएगी, वो आगे आप समझ सकते हो। तो इसके सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप ऑप्शन देख लो। अब जिसकी आयु पूछी गई है तो आप जानते ही हो, जब पिता और पुत्र दिया गया है तो पिता बड़ा होगा, पुत्र हमेशा छोटा होता है। पिता की आयु पूछी गई है तो जो पुत्र की आयु में अंतर दिया यानी पुत्र उतने के 24 वर्ष छोटा है। पिता 24 वर्ष बड़ा है यानी पुत्र 24 वर्ष छोटा है। अब या तो हम इसमें ऑप्शन से देख लें, नहीं तो हम अगर ये कर सकते हैं, पुत्र की आयु जैसे हम ले लें, पुत्र हो गया x का और पिता जो हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 24 वर्ष बड़ा है तो इतने को हो जाएगा x प्लस 24 वर्ष। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो ये जानते हो 2 वर्ष बाद वर्तमान में जो भी आयु है, जितने वर्ष बाद बोला जाए वो उसमें प्लस कर दिया जाता है। पहले पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये x प्लस 2 हो गया, और जो पिता है इसमें भी 2 जब प्लस करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये x प्लस 2 रहेगा और ये हो जाएगा x प्लस 26। अब ये पिता बड़ा है तो इसकी सीधी सी बात है, इसकी आयु इससे दुगनी होगी, तो अब इसको हमें बराबर करना होता है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। 2x प्लस 4 बराबर, ये तो आपका वैसे ही रहेगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 22। यानी जो ये आयु आई हमारी वो किसकी हो गई, पुत्र की हो गई। ये आयु हमारी पुत्र की हो गई। अब इसमें अगर पिता पूछा जाए तो पिता पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 22 24 46 वर्ष का। और ये जो हमने वर्तमान आयु मानी है, पुत्र की वर्तमान आयु के हिसाब से आप 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बाद पता करोगे तो उसको प्लस करना है, पहले का पता करोगे तो माइनस करना है। तो ये वर्तमान आयु आ गई आपकी पुत्र की। अब पिता की हो गई 46 वर्ष, 22 में 2 जोड़ोगे 24, 46 में 2 जोड़ोगे 48, 24 दूना 48। हमारा जो क्वेश्चन था वो सेटिस्फाई कर रहा है कि पिता की आयु 2 वर्ष बाद आपकी डबल हो जा रही है पुत्र से। कंडीशन मैच कर रही तो आप ऐसे कर सकते हो, या जैसे कि आपका ऑप्शन से देखते, ऑप्शन हमारा 22 उसमें जरूर दिया होगा। पिता 24 में बड़ा है तो 24 उसमें जोड़ेंगे तो 46 हो गया, और 2 वर्ष दुगना हो रहा है 2 वर्ष बाद, तो दोनों प्लस करके देख लोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा एक तरीका और हो सकता है, वो ट्रिक वाला होगा। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, ऐसे आप सॉल्व करोगे। जैसे ये बोला कितना है, पिता जो बड़ा है 24 वर्ष बड़ा है, पिता पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, और 2 वर्ष बाद 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये 2 वर्ष जो अंतर है इसका डबल कर दे रहा है, तो इसमें आप -2 कर दो तो कितना हो जा रहा, 22। 2 गुने के केस में आप ऐसे भी पता कर सकते हो। तो 22 वर्ष हो गई उम्र किसकी, पुत्र की।
तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा है थर्ड। जो थर्ड है इसमें ऐसे दिया गया है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, a माइनस बी इक्वल टू 3 और आगे हमारा दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, ये दिया गया है। और पूछना है हमको ए बी हमसे पूछा गया है, या हम ए बी को पता करना है कि ये कितना होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, स्क्वायर और बीच में प्लस दिया है, तो आप क्या करें, ये जो आपका गिवन है ए माइनस बी हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, जो भी गिवन है इनका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। जब वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9। इसकी वैल्यू हमारी दी है, कितनी दी है, 29। तो 29 माइनस 2ab बराबर कितना हो गया, 9। आप या तो 29 उधर ले जाओ, या आप ऐसे करो कि 9 इधर ले आओ और 2ab उधर ले जाओ, तो निशान आपस में बदल जाते हैं। तो ये क्या आ गया, 20 बराबर 2ab। अब 2 से हम 20 को काट देंगे तो क्या आ गया, ab हमारा कितना आ गया, 10। तो ab की वैल्यू हमारी ये आ गई। यहाँ पर माइनस दिया हो सकता है या प्लस दिया हो सकता है, जिसकी वैल्यू दी गई है वो आप इसमें पता कर लोगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपका प्लस दिया होता तो आप प्लस में यहाँ प्लस आ जाता, ये भी आपको तब भी आ जाता आसानी से। ये था। अब देखते हैं अगला एक प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या दी है, एक वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस 15 सेंटीमीटर दी गई है, 15 सेंटीमीटर है, और वृत्त के अंदर एक जीवा है। इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। केंद्र से जीवा की दूरी है, यह ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। देखिए समझ लीजिए वृत्त के बारे में आप जानते हैं, ऐसा एक वृत्त होता है, ये इसमें केंद्र होता है, त्रिज्या दी गई ऐसे ऐसे आप कहीं पर कर सकते हो, ये सब बराबर होती हैं। ये केंद्र है अगर, तो ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। अब अगर जीवा की बात है तो वो जीवा जरूरी नहीं कि सब 24 की हो। अब एक मुझे दे दिया गया, ये 24 है आपकी, ये 24 है। अगर इसको यहाँ पे मिला देते तो ये तो कम हो जाती, यहाँ पे मान लीजिए ये त्रिज्या ऐसे मिला देते तो बढ़ जाती। तो जीवा निश्चित नहीं होती है, लेकिन त्रिज्या हमेशा बराबर होती है एक वृत्त की। ये 24 है। जब यहाँ से हम यहाँ पर ये लंब डालते हैं, क्योंकि ये दो बराबर हैं, तो ये इस सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर देता है या बाइसेक्ट कर देता है। तो जो 24 है ये 12 हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। इतनी चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। जो त्रिज्या और जीवा है, ये जीवा से जब हम केंद्र से मिलाते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर देता है और ये समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो ये 12 हो गया। अब इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है, पाइथागोरस का प्रयोग करना होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो ये जब 90 है तो सामने वाली भुजा जो बड़ी होगी और कर्ण होगी, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 15 के स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस ये जो दूरी है d लिख लें या हाइट लिख लें। तो ये हो गया 225 बराबर 144 प्लस d स्क्वायर
तो 225 माइनस 144 बराबर डी स्क्वायर, ये माइनस करने पे 81 आएगा डी स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा डी, यानी जो डिस्टेंस या दूरी होगी वो हमारी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी एक की। पाइथागोरस प्रमेय से आप ऐसे पता कर सकते हैं पूरा कॉन्सेप्चुअल, जिससे आपको ये क्वेश्चन नहीं, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हो उनका आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो सारे पता कर सकते हो। अब अच्छा, जैसे ये 2 चीज़ें दी थी राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर मान लीजिए 2 चीज़ें दे दी गई, हमें इतने से मतलब है, ये हमारा कितना आ गया 9, जब राइट एंगल यहाँ क्या है वो हमें उससे मतलब नहीं, ये 12 है ये 15 है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 ये वाला, तो आप देख रहे हो ये कितना है 5 3 जा 5 × 3 हो गया, और नहीं हमारा ये दिया था ना, ये दिया था आपका 9, और ये हमें पता करना था, ये कितना था 3 × 3, ठीक। ये हमने जो 3 4 5 आपको बताया, 3 4 5 कर्ण वाला सबसे बड़ा होता है, लंब सबसे छोटा होता है, तो हमारा ये 15 था और ये 9 था, तो ये 5 का 3 गुना था, ये 3 का 3 गुना था, तो ये हमारा 4 का 3 गुना हो गया, 4 का 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होते हैं बेस शुरू होते हैं, जैसे 3 4 5 होता है, 8 15 17 होता है, और मैंने पिछले वीडियो में 20 21 29 होता है, ठीक है ना, 9 और बताया कि ऐसे बहुत सारे जो होते हैं, 8 15 17 बताया, 3 4 5 बताया, 5 12 13 बताया, 20 21 29 बताया। ऐसे जो ट्रिपलेट बेस पे होते हैं उनके मल्टीपल में बहुत सारे ऐसी चीज़ें बन जाएंगी जो आपको कैलकुलेशन जहाँ पर करने की जरूरत नहीं होगी। अगर वो आपने एक बार देख लिया, बेस उनका सीख लिया, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और मैंने ये वीडियो में बताए हुए हैं, जब यहाँ पर भी ट्राइंगल का वीडियो पड़ा होगा उसमें मैंने निश्चित रूप से बताया है, तो उसको आप देख सकते हो। पुलिस भर्ती परीक्षा का जो भी हमारा सिलेबस है, हमारे चैनल आप अननोन टूनोन पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट क्लिक करिए, उसमें मैथ्स के टॉपिक पढ़ने हैं तो मैथ्स पर टिक करिए, प्रैक्टिस सेट करने हैं तो प्रैक्टिस सेट करिए। रीजनिंग के कुछ वीडियो पढ़े हैं, रीजनिंग का देखिएगा, देखना चाहते हो रीजनिंग पर क्लिक करिए, आपको सब उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% खर्च करता है। चलिए हम 60 में लिखते हैं, व्यक्ति है कोई, वेतन का 60% खर्च करता है और प्रतिमाह 5600 रुपये बचाता है। तो मासिक आय बतानी है व्यक्ति की, मासिक आय है उस व्यक्ति की, ये बताना है आपको, ठीक है। खर्च कितना करता है 60% और बचाता है 56%। देखिए यहाँ पर ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि इसमें खर्च दिया है और बचत दी है। खर्च दिया होता और कितना, जैसे 60% खर्चा दिया हुआ है और कहता कि इतने रुपए खर्च करता है, तो सीधा आपका उसी से आप कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पर है क्या, 60% खर्च करने के बाद जो बचाता है वो अमाउंट दिया है 5600 रुपये। तो अब ये हम सीधे सी बात समझ लें कि जब 60% खर्च कर दिया तो उसकी बचत कितने % हो रही है, 40%। क्यों, ये हमें क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें जो भी फिगर दी है वो बचत की दी है। अब कुल आय या मासिक आय जो हमें पता करना है, तो जो उसकी बचत बटे बचत प्रतिशत, और ये प्रतिशत है तो यहाँ पर इंटू आ जाएगा 100। 4 से इसको काटेंगे 140 और गुणा 100, तो क्या हो गया, ये 14,000 जो आ गया, ये हो गई उसकी मासिक इनकम या आय। अब अगर वो पूछता कि खर्च कितना कर रहा, तो इसका जो आ गया इनकम, उसका हम 60% निकाल लें, या हम 14,000 से जो 5,600 है उसकी बचत, उसको माइनस कर दें तो उसका खर्चा पता चल जाएगा।
कुछ भी क्वेश्चन इसमें वर्ड चेंज हो सकते हैं, परसेंट चेंज हो सकता है, मेथड नहीं चेंज हो सकता, आप ऐसे ही पता कर सकते हो। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यापारी के पास कुछ वस्तुएं हैं, 40% वस्तुएं बेचने के बाद 420 बच जाती हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। कुछ वस्तुएं हमें पता नहीं है, 40% या परसेंट वस्तुएं बेचने के बाद 420 वस्तुएं बच जाती हैं। व्यक्ति के पास कितनी वस्तुएं थी? कितनी वस्तुएं थी ये पता करना। देखिए इसमें भी वही चीज है, बेचता कितना है 40% और बचती कितनी है 420 वस्तुएं। अब यहाँ पर भी बचा हुआ परसेंट, यानी अगर 40% वो आर्टिकल अपने सेल कर देता है तो कितने परसेंट बचे उसके पास? 60। कैसे आता है 60? 100 माइनस 40 कर देंगे। और ये टोटल है कितनी बची हुई? 420 अपान 60। 60 कहाँ से आया ध्यान रखिए, 40% बेच दी थी तो 100 माइनस 40 कर दिया आपने, और इंटू 100, इससे कट गया 7 बार में, 700 आपका आंसर आ गया। यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास 700 वस्तुएं थी, 40% जब उसने बेच दी तो उसके पास 420 बच गई होंगी। अगला क्वेश्चन है, रूट में कई संख्याएं दी हैं। पहले शायद यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, और इसके बाद 81 लिखा है, स्क्वायर लिखा है, और इसके बाद फिर आपका एक और ब्रैकेट लगा हुआ है। अरे ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे 3 लिखा है। देखिए अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो ये 3 और ये पावर 3 कैंसिल हो गई, तो आपका ऐसे बच सकता है 81 का स्क्वायर, ये 3 और ये पावर 3 आपकी कैंसिल हो गई। अब इसके बाद 81 का जो स्क्वायर है और ये 8 हटाना है तो हमको अपान में 8 कर देना है। जैसे 3 × 1/3 होता है, 3 कैंसिल हो गया। ये जो होता है यहाँ पर इसके पावर के अपान में आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और गुणा 1 पावर 4, 4 खत्म हो गया, क्या बचा 3 की पावर 1 बराबर क्या आ गया 3 आंसर आ गया। ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। ये पावर इंसिडेंट में, पावर और सर्ट्स में जो इसका मेरा वीडियो पड़ा है उसको देख लें, सारी चीज़ें आसानी से आपकी क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक लिखा है, आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, 3 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 4 भाग 3 की पावर 8 बराबर क्या होगा, ये दिया हुआ है। देखिए ये बेस एक जैसा है तो हमें बताया गया है, जब भी ये उसका ही क्वेश्चन है पावर और सर्ट का, घातांक और करनी का, कि जब भी हम बेस एक जैसा होता है तो उनके अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो पावर होती हैं प्लस हो जाती हैं, और अगर डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं। तो पहले जो 2 नंबर हैं इनमें पावर है हमारी 7 + 4, बेस सबका 3 है तो 3 कॉमन हो गया। ये मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर प्लस कर लें, और ये डिवाइड में है तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ये चीज़ आ गई। तो इनको जब प्लस करेंगे तो 11 और -8 करना है हमको, तो 3 की पावर 3, या ये हमारा क्या आ जाएगा 27। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। आसान सी चीज़ थी। अब लिखा है an के 20% का 3 गुना
एन के 20% का 3 गुना, एक कोई नंबर दिया है एन ले लिया गया, एन के 20% का 3 गुना अगर 12, 4, 6, 12, 6, 8 और 4 से पूरी तरह विभाजित है, या के द्वारा लिख दें, के द्वारा पूरी तरह विभाजित है, तो n का लघुत्तम मान है। यही पूछा गया आपसे, ठीक। तो सबसे पहले लघुत्तम पूछा गया है मान, तो इनका जो नंबर दिए गए हैं 12, 6, 8, 4, 12, 6, 8, 4 का आप एलसीएम या लघुत्तम निकालें तो ये आपका 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24। देखो 12 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा, ये आप निकाल के देख सकते हो। अच्छा, ये केवल अगर 8 ना होता तो 4 और 6, 12 का लघुत्तम 12 ही हो जाता। अब 8 से 12 नहीं कटता तो हमने 12 दूनी करके देख लिया 24, तो भी 8 से कट जा रहा था, यानी 24 हमारा लघुत्तम हो गया। अब इसमें हमारा 24 तो लघुत्तम हुआ, आंसर अभी नहीं हुआ। अब n के 20% का 3 गुना, तो n के 20% यानी 20/100 का 3 गुना मल्टीप्लाई 3 बराबर हम कर दिए 24। तो ये क्या हो जाएगा? बटे 5। तो n अभी 3 से इसको हम काट सकते हैं ऐसे करके। ये मल्टीप्लाई में, इक्वल में अगर सामने सामने नंबर डिवाइड हो जाते हैं, बताया मैंने बहुत बार। तो n अब हमारा बचा क्या? n/5 = 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा? n = 40। ये हो गया आपका इसका सही आंसर, या n का मान आ गया। आप विकल्प देखोगे, आंसर दिखेगा, मार्क करोगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो सिलेंडर हैं ए और बी के व्यास क्रमशः 4:1 के अनुपात में। यदि सिलेंडर ए का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी से दुगुना है तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? देखिए, दो सिलेंडर हैं, दो सिलेंडर यानी कि बेलन, ठीक है, दो बेलनों के व्यास क्रमशः, दो सिलेंडर ए और बी ऐसे करके आप लिख सकते हो, के व्यास क्रमशः 4:1 के अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में है। यदि ए सिलेंडर ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बी सिलेंडर बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है, 2 गुना है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताना है, आयतनों का अनुपात आपको बताना है, ठीक। देखो व्यास दिया गया 4:1 में, व्यास 4:1 है। एक व्यास का अगर दो सिलेंडर हैं ए और बी, उनमें 4:1 है,
तो यानी त्रिज्या जो होगी उसमें भी हमारा 4 और 1 का अनुपात रहेगा। परिध अगर होगी तो उसमें भी 4:1 का अनुपात रहेगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि त्रिज्या, व्यास, परिध, यानी कि जिनकी यूनिट या इकाई हमारी मीटर सेंटीमीटर में रहती है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, उनका अनुपात वही रहता है। क्षेत्रफल में जब आते हैं तो इनके स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई हमारी स्क्वायर यूनिट होती है, तो जो अनुपात दिया है त्रिज्या, व्यास या परिध में, उसका अगर हम स्क्वायर या वर्ग कर देते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाता है। और अगर आयतनों का अनुपात पूछा जाए तो उनका हम क्यूब कर देते हैं। लेकिन इसमें एक नई चीज़ और ऐड कर दी गई है कि इनके व्यासों में तो अनुपात ही है, लेकिन इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या वक्र पृष्ठ है या कर्व सरफेस एरिया है वो a का दुगुना है, यानी उनमें अनुपात हो गया 2:1। जब उनके अनुपात हो गया 2:1 तो अब बात आ गई कि हाइट कम ज़्यादा होगी। ये 4:1 है। अब बाद में जो हमारा एरियाज है इनके, ये तो त्रिज्या हो गया, वो हो गया 2:1, यानी ये 2 से 4 से 2 हो गया, यानी इसकी हाइट जो है वो 1:2 में हो जाएगी। ये तो त्रिज्या या व्यास का अनुपात तो त्रिज्या हो गया, तो हाइट में जो अनुपात रहेगा ए और बी में वो हो जाएगा 1:2 में। क्लियर? अब ये 4:1 है। जब हम आयतन निकालते हैं, मान लो V1 और V2, तो पाई r स्क्वायर h अपान पाई r1 स्क्वायर h1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पाई पाई खत्म हो गया। अब इनमें देखो अनुपात है 4 स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर, हाइट में 2 स्क्वायर 2/1, सॉरी 1/2। ठीक, तो ये 16/2, तो क्या आ जाएगा 8/1, तो अनुपात हो जाएगा 8:1 हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ना दी होती कि a का वक्री पृष्ठ b से दुगुना है, तो अगर अनुपातों में ये 4 का क्यूब और 1 का क्यूब हम जब करते तो 64:1 आता। लेकिन चूंकि 4:1 में होने के बावजूद भी क्षेत्रफल का अनुपात घट गया, इसके मतलब जो दूसरा है हमारा सिलेंडर, उसकी हाइट पहले की अपेक्षा अधिक रही होगी। और वो किस अनुपात में रही होगी? 1:2 के अनुपात में। तो हमने हाइट ले ली और यहाँ पर जो व्यास में अनुपात था वो त्रिज्या में अनुपात रहेगा, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, आप ध्यान रख लीजिए। और आयतनों को हमने निकाल लिया, तो 8:1 हो गया आपका। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखें और वीडियो देखें तो पूरा देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक अपना इंपॉर्टेंट होता है। पेपर भी नहीं पता होता कि कौन क्वेश्चन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किसी को नहीं पता होता है। तो पूरा देखें वीडियो, वही आपके लिए लाभदायक होगा। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया एवरेज से। 30 व्यक्तियों के समूह, 30 व्यक्तियों के समूह में एक नए व्यक्ति के आ जाने से, एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़कर 31 वर्ष हो जाती है। 1 वर्ष बढ़कर 31 वर्ष हो जाती है। एक वर्ष बढ़कर 31 वर्ष हो जाती है। नए व्यक्ति की
नए व्यक्ति की आयु है, ये बताना है आपको। ठीक, व्यक्ति कितने थे? 30। ये 30 हो सकते, 29 हो सकते, 25 हो सकते, 40 हो सकते, 50 हो सकते, कुछ भी संख्या हो सकती है। क्वेश्चन देखिए जो आपके काम का है। व्यक्ति थे 30, एक आ गया तो कितने हो गए? 31। और ये बोला गया है कि एक व्यक्ति आ गया तो 31 हो गए, औसत भी एक बढ़कर 31 हो गया, यानी ये औसत हो गया 31। एक बढ़ने पर 31 हुआ, यानी पहले का औसत कितना रहा होगा? 30। तो इनका गुणा कर दो 900, क्योंकि जब व्यक्ति दिए और औसत आयु दी तो उनकी सबकी पूरे समूह की जो हमें टोटल आयु या कुल आयु पता करनी है तो हमें गुणा करना पड़ता है। अब ये 30 थे तो उनकी औसत आयु 30 थी। इसमें लिखा नहीं कि औसत आयु 30 थी, लेकिन ये तो बताया ही गया कि एक व्यक्ति आ गया तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ने के बाद 31 हो जाती है, तो पहले कितनी रही होगी? 30। और अब व्यक्ति भी पहले 30 थे, एक बढ़ गया 31, तो अब ये कितना हो गया? इसका गुणा कर लिया 961। तो जो आया हुआ व्यक्ति है उसकी आयु, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको आप घटा दीजिए तो आ गया 61 वर्ष। एक चीज तो ये हो गई। और अगर इसको हम दूसरी तरह से पता करना चाहें, 30 व्यक्ति थे, 30 औसत थी, 31 एक बढ़ गया, तो आप इनको डायरेक्ट ऐसे ही अगर पता प्लस कर दो तो भी आपका 61 आ जाएगा। ये ट्रिक थी और ये इसका कॉन्सेप्ट था। दोनों से ही आप आंसर निकाल सकते हो। अब आते हैं कि रमीशा एक बैंक से 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से 1500 उधार लेती। 5 वर्ष से कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? देखिए इसमें यह नहीं क्लियर किया गया है। रमीशा एक बैंक से 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से रुपये 15,000 उधार लेती है। 5 वर्ष पश्चात उसे कितना रुपया चुकाना पड़ेगा? देखिए इसमें जो उसने लिया है 1500 रुपये लिया है, 9% दर है, 5 समय है और ये बटे 100 करते हैं। 100 जब काट लिया हमने, 15 नमा 135, 5 675, तो ये तो हो गया 5 साल का ब्याज और लिया था 1500, तो कुल कितना अदा करना पड़ेगा? 1500 ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे तो जो मिश्र धन आएगा वही उसको चुकाना पड़ेगा, यानी ये 2175 रुपये उसको रिटर्न करने पड़ेंगे और ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जब तक क्लियर नहीं है सीधा सीधा आपको साधारण ब्याज का लगा देना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का लगाते तो वो उससे आंसर एक को मैच नहीं हो रहे थे। जब भी आपको जब तक क्लियर ना किया जाए तब तक उसको साधारण ब्याज ही आपको कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखिएगा। 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। 2 टंकी हैं, 2 टंकियों की धारिताएं क्रमशः 120 लीटर व 56 लीटर है। अब पूछा गया है वह बड़ी से बड़ा बर्तन, वह बड़े से बड़ा बर्तन जो दोनों टंकियों को या उनकी धारिताओं को पूरा नाप सकें। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आप जानते हैं जब भी पूछा जाए वर्ड आ जाए बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा, है ना, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, टॉलेस्ट, जितने ही वर्ड होते हैं सब बड़े से बड़े के लिए यूज होते हैं।
तो इसमें आपको हाईएस्ट मैंने एचसीएफ पता करना होता है, बड़े से बड़ा मतलब हाईएस्ट यानी एचसीएफ पता करना होता है। तो जो भी ये नंबर दिए 120 और 56, इनका एचसीएफ पता करना है। आपको कई तरीके बताए गए एचसीएफ पता करने के, एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक आप देख लो, क्लियर हो जाएगा। अब इसको जैसे अगर हम लिखें तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 पंचे 120, ये इसके फैक्टर हो गए 120 के। और इसके जो फैक्टर होंगे 2 × 2 × 7, ये हो गए। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। इसमें 2 2 2 आया, इसमें 2 2 2 आया, यहाँ पर 3 आया, 5 आया, यहाँ पर 7 आया, ये कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर 3 बार 2 आया है, यहाँ पर भी 3 बार 2 आया है, तो यानी 2 × 2 आप कर दो, ये हमारा एचसीएफ हो गया। और एचसीएफ ही वो हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट या मैक्सिमम मेजरमेंट होता है जिससे इन चीज़ों को मेजर किया जा सकता है। तो इसका आपको एचसीएफ पता करना था। ये तो फैक्टर मेथड है। आप डिवीजन मेथड या और भी मेथड मैंने बताए हुए हैं, जो एलसीएम जैसे हम लोग फाइंड करते हैं उससे भी फाइंड करने को आपको बताया है, उसको आप देख सकते हो। एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो अधिक से कम समय में। अब लिखा है 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। 1 किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है। जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है। यदि कोच को शामिल करने के बाद जोड़ा वजन भी जोड़ा गया है। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत भार या वजन 67 kg है, तो कोच का वजन बताओ। कोच का वजन ज्ञात कीजिए, बताइए, या है, कुछ भी लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन को आप बढ़ा भी सकते हो एक बार क्वेश्चन देखने के बाद, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वीडियो हो सकता है आपको लगे लंबा है, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं बोर्ड पर लिख के ही कराता हूँ। तो 6 खिलाड़ी थे, उसमें कोच आ गए, तो ये 6 तो आपके खिलाड़ी थे, एक कोच आ गए, तो टोटल लोग कितने हो गए? 7 हो गए। अब 7 कोच को शामिल करने पर वजन कितना हो गया? 67। कितना हो गया? 67। तो हमें 7 लोगों का कुल वजन पता कर लें हम। कुल वजन कितना हुआ है कोच सहित, तो इसका हम 7 से गुणा कर दिए। 7 से क्योंकि ये 6 खिलाड़ी थे, एक कोच है, तो इतने केजी हो गया 469, 469 किलो। अच्छा, अब जब कोच नहीं थे तो कितने लोग थे?
कोच कितने, जब नहीं थे तो कितने लोग रहेंगे, 6 लोग। ये बिना कोच के कुल वजन है। जब कोच नहीं थे, या 6 खिलाड़ियों का कुल वजन कितना होगा, अब ये दिया नहीं है, 6 खिलाड़ियों का कुल वजन। देखिए अब इसमें दिया नहीं है औसत कितना है, लेकिन आप इसमें सब कुछ मिल जाएगा। खिलाड़ी हैं कितने, 6। और ये बोला गया है कि जब कोच शामिल हो गए तो जो औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। और जब कोच शामिल हैं तो औसत वजन दिया कितना है, 67। ये एक वृद्धि होने के बाद हुआ, यानी कि जब खिलाड़ी केवल थे तो 67 से औसत जो वजन था 1 कम था, तो कितना हो गया, 66। ये हो गया 66। अब 66 गुणा 6 करना, ये हो जाएगा आपका 396 kg। अब कोच का वजन आपको पता कर लेना है, जो पूछा गया है। कोच का वजन 469 माइनस 39637, यानी 73 kg। ये हमारे कोच का वजन हो गया। लिखा क्वेश्चन इतना बड़ा है, सलूशन बहुत छोटा सा है उसका। दूसरा तरीका और मैं बता दे रहा हूँ। ये तो मैंने बताया नहीं कि एक कॉन्सेप्ट के साथ में एक ट्रिक। जब 6 खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल टीम में, वॉलीबॉल टीम में 6 प्लेयर होते हैं, कोच मिला दिया गया, 7 हो गए। औसत कितना हो गया, 67। 67 गुणा 7 कर लिया तो 7 लोगों का कुल वजन आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमारे दिया गया कि कोच को शामिल करने की वजह से औसत है 1 बढ़ गया, और 1 बढ़ा है तब कितना हुआ, 67। यानी अगर कोच ना रहे होंगे उसमें जब, तो वजन रहा होगा 66 उनका औसत। और खिलाड़ी कितने थे, 6। तो 66 गुणा 6 कर लिया, 396। इन दोनों घटा दिया तो हमारा कोच का वजन आ गया। अब दूसरी चीज, कोच का वजन पूछा गया, औसत कितना हो गया, 67। कोच जब आ गया तो औसत वजन कितना हो गया, 67। अब इसमें 6 प्लस कर दो। 6 क्यों प्लस करें, क्योंकि खिलाड़ी 6 थे और सबका औसत वजन 1 किलो बढ़ गया। तो 6, जब औसत में 1 की वृद्धि हो रही है तो 6 लोगों का टोटल वजन कितना बढ़ गया, 6 किलो। तो 67 और 6 कितना हो गया, 73। ये आपकी केवल ट्रिक से निकाल सकते हो। एक तो ये। अब या तो आप ऐसे कर सकते थे, पहले वजन कितना था, मान लीजिए 1 बढ़ने पर 67 दिया, आप ये बोलते कि पहले औसत 66 है और कोच आ गए तो 1 बढ़ के 67 हो गया। तो आप 66 में 7 कर सकते हो, क्योंकि अब कोच भी इनमें इंक्रीज हो गए हैं। तो ये दोनों ट्रिक से आप निकाल सकते हो। दोनों केस में 73 आपका आंसर आ जाता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, जिससे कि आपकी चीज़ें हमेशा माइंड में क्लियर रहेंगी, और ये ट्रिक बता दिया। अब आते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। एक पाइप अलग अलग क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट पानी की टंकी भर लेते हैं। एक पाइप कैसे, 2 पाइप अलग अलग एक पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भर लेते हैं। दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी।
भर जाएगी। ये हो गया। देखिए ये क्वेश्चन पानी टंकी से रिलेटेड हो सकता है या काम से रिलेटेड हो जा सकता है कि 2 लोग हैं, एक किसी काम को 12 घंटे में कर लेता है, एक 15 घंटे में कर लेता है। सबके लिए एक ही ट्रिक होती है बहुत आसान सी, जब दोनों साथ साथ काम करें। हालांकि इसके वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। तो देखिए मैंने बताया क्या, 12 मिनट हो, 12 दिन हो, 12 घंटे हो, 12 वर्ष हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, यूनिट कुछ दी होगी, वो एक कॉमन चीज़ है। देखो इनका जब भी हमें एक साथ का काम निकालना हो तो जो भी हमारे ये दिए हैं इनका पहले गुणा कर लो आप, सॉल्यूशन की ट्रिक है, और ऊपर लिख लो और जोड़ के नीचे लिख लो। एक 12 मिनट में बढ़ता था, एक 15 मिनट में बढ़ता, तो हमने क्या किया, 12 गुणा 15 किया बटे पूरे का, और 12 प्लस 15 यानी योग कर दिया। तो 12 गुणा 15 कितना हो गया, 180, और 12 प्लस 15 किया 27। ये 9 से कट रहे हैं तो ये 20 आ गया, ये आ गया 3, यानी 20 बटे 3 आया। इसको आप सही बटे में बदल लो तो 6 सही 2 बटे 3। अब ये मिनट होंगे तो मिनट लिख देना, घंटे हो तो घंटे, और दिन हो तो दिन हो गया। अब ऐसे सवालों का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। बस आप एक बार वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसको ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। समय बहुत कम है, 17 और 18 फरवरी को आपको परीक्षा होनी है। आप लगे भी होंगे निश्चित रूप से। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि बिना समय व्यर्थ किए आप अधिक से अधिक मेहनत करें और सफल हों, यही शुभकामनाएं। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।